Yes guys, good afternoon. Today we continue with chapter 2 in economics, that is your fundamental concepts and terminology. And today's topic is wealth and welfare. ठीक है, wealth and welfare. Wealth generally आप जानते हो कि पैसा, इसी को wealth कहा जाता है, लेकिन economics अपना ही definition यहाँ देता है. और welfare बिना wealth के नहीं होता. ठीक है, welfare मतलब क्या? भलाई. लेकिन वेलफेयर, यहाँ पे वेलफेयर का मतलब है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपके लाइफ के अंदर जो भी आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जो फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ मिल रही है, वो बिना वेल्थ के कैसे होगी. तो कहीं ना कहीं आपका वेलफेयर वेल्थ के साथ कनेक्टेड है. ठीक है, तो पैसा होगा तो लाइफ में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज होगा, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज होता है एमिनिटीज़ से, फैसिलिटीज़ से. उन फैसिलिटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए पैसा. See, the concept of wealth and welfare frequently appear in economic discussions and are very important in economics. Hence, must be clearly understood at this stage. See, meaning and characteristics of wealth. Since the time when Adam Smith gave the definition of economics in the context of wealth, the subject of wealth became extremely important in economics. आप चैप्टर 1 जब हम करेंगे तो आपको ये सारे इकोनॉमिस्ट के नाम पता चलेंगे. एडम स्मिथ है, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल है. ठीक है, तो जब से एडम स्मिथ ने वेल्थ का डेफिनेशन दिया है और वेल्थ के बारे में डिस्कशन किया है, तब से वेल्थ का टॉपिक इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सी, इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एल्फ्रेड मार्शल्स आइडिया, एल्फ्रेड मार्शल के अकॉर्डिंग प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं कि वेल्थ इज़ समथिंग विच इज़ यूजफुल, स्कैर्स, केपेबल ऑफ गेटिंग एक्सचेंज एंड कैन बी ओन्ड बाय समबडी. तो प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं कि वेल्थ वो चीज़ है जो आपकी लाइफ में यूज़फुल होनी चाहिए, जिसकी कमी होती है, जो एक्सचेंज के लायक हो, आप कुछ एक्सचेंज कर सको. ठीक है, जैसे काफ़ी बार आपको कंपनसेट करके देना पड़ता है, भरपाई करके देनी पड़ती है, तो ज़रूरी नहीं आपके पास पैसा हो, आपके पास कोई कीमती चीज़ है और वो आप अगर दे रहे हो तो भी चल जाता है. ठीक है, तो वो भी वेल्थ हुआ. और जिसको आप ओन कर सको, जो आपकी प्रॉपर्टी हो, जिसके आप मालिक बन सको. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल कोई ऐसी चीज़ वेल्थ उसे कहा जाता है जो हमारी लाइफ में यूज़फुल होना चाहिए, जिसमें लाइफ में कमी होती है, स्कैरसिटी होती है. ठीक है, जिसको एक्सचेंज कर सकें और जिसके हम मालिक बन सकें, जिसको हम ओन कर सकें. इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इट शुड पजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूज़फुलनेस. सी, इट मस्ट बी यूज़फुल इन सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स और नीड्स. ये एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे हमारे वांट्स या नीड्स को, मतलब हमारे वांट्स या जो नीड्स हैं वो सेटिस्फाइड होने चाहिए. देयरफॉर गुड्स विच आर यूजफुल इन सेटिस्फाइंग नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर वेल्थ. जितने भी गुड्स या सर्विसेज, ठीक है, जितने भी गुड्स या सर्विसेज जो आपकी वांट्स या नीड्स को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, वो सब आपका वेल्थ है. फॉर एग्जाम्पल हाउस, व्हीकल, ठीक है, मोबाइल फ़ोन, प्रेशियस ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें जो भी आपके लाइफ में यूज़फुल है, जो भी, देखो हर इंसान की नीड, हर इंसान का वांट अलग अलग होता है. जो हर अलग अलग इंसान के जो भी नीड्स या वांट सेटिस्फाइड हो रहे हैं जिन चीज़ों से, वो चीज़ क्या हो गया? वो हो गया वेल्थ. सेकेंड है, इट शुड बी स्कैर्स. ठीक है, मतलब ऐसे नहीं कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ज़्यादा सप्लाई उसका हो रहा है तो फिर वो वेल्थ नहीं हुआ. ठीक है, those commodities which are scarce in supply in relation to their demand and possess exchange value besides being useful are called wealth. तो बोला गया है कि ऐसी commodities जिसकी सप्लाई में कमी होनी चाहिए, डिमांड ज़्यादा होनी चाहिए, सप्लाई कम होनी चाहिए, और जिसकी कुछ एक्सचेंज वैल्यू होनी चाहिए. भाई जिसकी एक्सचेंज वैल्यू नहीं हुई वो तो फिर क्या होता है? आपको उसका वैल्यू नहीं पता चलता. गुड्स विच आर यूजफुल बट नॉट स्कैर्स एंड डू नॉट हैव एक्सचेंज वैल्यू. आपके पास गुड्स आपके चलो यूजफुल में, जैसे सनलाइट, एयर, वाटर, ये आपके काफ़ी यूज़ में आते हैं, लेकिन इनकी कोई कमी नहीं है और इनको एक्सचेंज भी नहीं किया जा सकता. ठीक है, तो ये वेल्थ इकोनॉमिक्स बोलता है, ये वेल्थ नहीं. इट शुड हैव फिजिकल और इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस. ठीक है, जो गुड्स है उनका फिजिकल या इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस होना चाहिए. मतलब या तो वो टेंजिबल होना चाहिए या फिर वो इंटेंजिबल होना चाहिए, सर्विस होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल. सी, वेल्थ शुड हैव एन एग्जिस्टेंस विच कैन बी एक्सचेंज्ड. द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड
The aptitudes of human beings, their physical abilities are the innate abilities and assets of human beings and are usually not exchanged. देखो आपकी एबिलिटी, ठीक है, आपकी जो एबिलिटी है वो आप एक्सचेंज नहीं कर सकते. आपका जो एप्टीट्यूड है, मतलब कैपेसिटी जो है ह्यूमन बीइंग का, वो आप किसी के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकते. आपकी जो फिज़िकल एबिलिटीज़ है, आपकी जो ताकत है, वो आप किसी के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकते. ठीक है, ये सारी चीज़ें एक्सचेंज नहीं हो सकती, ये सारी चीज़ें एक्सचेंज नहीं हो सकती. लेकिन नई डेफिनेशन आपको तरह तरह की चीज़ें बोलती. नई डेफिनेशन बोलती है कि आपकी जो आइडियाज़ है ना, वो भी आपका वेल्थ है. आपकी आइडियाज़ में, जैसे अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और आप सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हो, तो आपने सॉफ्टवेयर कहाँ से बनाया? क्या मजदूरी की? क्या? लेकिन वो दिमाग की मजदूरी हो गई. आपका जो इंटेलेक्चुअल है, आपके जो न्यू आइडियाज़ है, आपके जो नॉवल आइडियाज़ है, उसके बेसिस पे आपने सॉफ्टवेयर बनाया भाई. ठीक है, तो आजकल क्या हो रहा है, आप सर्विस दे के भी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, आप सर्विस को एक्सचेंज कर सकते हो. लेकिन इनके बोलने का मतलब ये है कि आप जो सर्विस दे रहे हो, आपकी जो कैपेसिटी है, वो किसी और को एक्सचेंज तो नहीं कर सकते ना, दे तो नहीं सकते ना. ठीक है. See, in today's world, however, the intellectual abilities of human beings, like the ability to create new ideas, are exchanged for money in the market. जैसे मैंने अभी बोला कि आजकल आइडियाज़ बेची जाती हैं. ठीक है, आप काउंसलिंग करवाने का पैसा देते हो. 10th के बाद अगर आपको स्ट्रीम चुननी है, सेलेक्ट करनी है, तब भी आप काउंसलिंग का, क्योंकि बहुत सारे काउंसलर्स हैं, काउंसलर्स का काम ही वही है कि समझाना. ठीक है, तो आजकल जब आप आइडिया बेचते हो, ठीक है, जैसे एक टाइम था कि एजुकेशन बेचा नहीं जाता था, एजुकेशन दिया जाता था, ज्ञान दिया जाता था. बोलते आज भी वही हैं कि ज्ञान दिया जाता है, ज्ञान बांटा जाता है. लेकिन अभी तो ज्ञान बिकता है, जैसे पानी भी बिकता है, ज्ञान भी बिक रहा है. वैसे ही पहले सलाह दी जाती थी, अब सलाह बेची जाती है. ठीक है, वो भी बिजनेस बन गया है करके. एंड हैंस द इंटेलेक्चुअल एबिलिटी टू क्रिएट नॉवल आइडियाज एंड गुड इज कॉल्ड वेल्थ. तो क्या होगा, जब आपकी जेब में पैसा आएगा ना, वो पैसा अंदर से आपको टैप करेगा, और सोच भाई पैसा आएगा, और सोच. ठीक है, तो वो आपको मजबूर करेगा सोचने पे. आप नई नई आइडियाज़ लाओगे, और जब वो अप्लाई होगी और उसका एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, तो अगेन आपको और रिटर्न्स मिलेंगे. वो रिटर्न्स हमेशा क्या करेंगे, आपको बोलेंगे उठ भाई, सोच और सोच. लोग आएंगे तेरे पास पूछने के लिए. Yet the ability of a scientist to think is her quality and not wealth, but the novel idea created by the scientist is wealth. देखो, साइंटिस्ट की जो एबिलिटी है, ठीक है, आई एम एबल टू टीच, ये जो मेरी एबिलिटी है, दैट इज़ नॉट वेल्थ. लेकिन हाँ, वो एबिलिटी से अगर मैं ज्ञान दे रहा हूँ, तो फिर वो मेरे लिए वेल्थ है. ठीक है, आपके पास जो चीज़ है, लेकिन अगर आप उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हो, तो वो वेल्थ नहीं है. साइंटिस्ट की जो एबिलिटी है कि नई नई चीज़ों का इन्वेंशन करने की जो उसकी सोच है, ठीक है, जो उसकी एबिलिटी है सोचने की, वो उसका वेल्थ नहीं है, उसकी क्वालिटी है. ठीक है, अगर मेरे में नॉलेज है तो वो मेरी क्वालिटी है. जब तक मैं नॉलेज दे नहीं रहा हूँ, उससे कुछ हो नहीं रहा है. तो साइंटिस्ट जो सोच पा रहा है, जो एबिलिटी है, वो उसकी क्वालिटी है. लेकिन जब वो नई आइडिया से कुछ क्रिएट कर रहा है, बना रहा है, इन्वेंशन कर रहा है, तब क्या हो जाता है, वो उसका वेल्थ हो जाता है. सी, वेल्थ कॉन्स्टिट्यूट्स गुड्स विच आर केपेबल ऑफ एक्सचेंज. वेल्थ इज़ एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड देयरफॉर मस्ट बी केपेबल ऑफ गेटिंग एक्सचेंज. ठीक है, अगर आप किसी भी चीज़ को वेल्थ बोल रहे हो, तो उसमें एक गुण होना चाहिए एक्सचेंज होने का. उसकी कुछ एक्सचेंज वैल्यू होनी चाहिए. अगर उसकी एक्सचेंज वैल्यू नहीं है, तो फिर उसे हम वेल्थ नहीं बोलेंगे, उस गुड्स को वेल्थ नहीं बोलेंगे. सी, वेल्थ इज़ मेंट to satisfy present as well as future consumption and other needs and therefore must be capable of exchange. तो wealth जो है, वो हमारी present needs को तो satisfy कर रहा है, future needs भी उससे satisfied हो सकती है. ठीक है, इसलिए उसका exchange होना बहुत ज़रूरी है. अगर कोई भी ऐसी चीज़ कि आप फ्यूचर में exchange नहीं कर पाओगे या क्या, ठीक है, तो फिर वो wealth नहीं है. A house purchased today satisfy the present need of housing and can be sold in future to buy other goods. तो बोला गया है कि जो हाउस आपने परचेज़ किया, ठीक है, जो घर आपने परचेज़ किया, लेकिन अभी रहने के लिए परचेज़ किया है, तो आपकी प्रेजेंट नीड को सेटिस्फाइड कर रहा है. लेकिन फ्यूचर में अगर उससे बेच के अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो, ठीक है, तो वो वेल्थ हुआ.
वो आपकी प्रेजेंट नीड को भी सेटिस्फाइड कर रहा है, और फ्यूचर में हो सकता है कि आपको उसको बेचकर कुछ और ख़रीदना हो, तो वो आपकी फ्यूचर नीड को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। देन ड्यूरेबिलिटी, मतलब लंबा चलना चाहिए भाई, ठीक है, ड्यूरेबल होना चाहिए। सी वेल्थ मस्ट possess ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबल गुड्स कैन बी यूज्ड फॉर फ्यूचर एक्सचेंज एंड फॉर सेटिस्फाइंग फ्यूचर नीड्स एंड देयरफॉर बिकम्स वेल्थ। तो भाई अगर गुड्स की ड्यूरेबिलिटी नहीं होगी तो फ्यूचर में इसको एक्सचेंज कैसे करेंगे? अगर वो पेरिशेबल गुड्स होंगे, कम समय में अगर स्पॉइल हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, तो उसको फ्यूचर में हम लोग एक्सचेंज कैसे करेंगे? और एक्सचेंज नहीं करेंगे, अगर उसकी कुछ एक्सचेंज वैल्यू नहीं हुई, तो फिर उसे वेल्थ नहीं कहा जाएगा। सी गुड्स विच पेरिश आफ्टर सिंगल यूज़ कैन नॉट बी यूज्ड फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन एंड देयरफॉर इट इज़ नॉट वेल्थ। जो गुड्स एक बार यूज़ करने के बाद दूसरी बार यूज़ नहीं कर सकते, वो पेरिशेबल हो जाएंगे, स्पॉइल हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, तो वो वेल्थ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, land, house, precious jewelry are durable goods and hence can be considered wealth along with the other characteristics। तो लैंड है, हाउस है, प्रीशियस ज्वेलरी है, ड्यूरेबल गुड्स हैं। लेकिन देखो, जैसे जिनका बिजनेस दूध का है, जिनका बिजनेस दूध के प्रोडक्ट्स का है, जिनका बिजनेस फ्रूट्स का या सब्जियों का है, उनके लिए फुल रिस्क होता है कि अगर वो चीज़ बिकी नहीं, एक तरह से वो वैसे हल्फल वेल्थ है। अगर वो आज ताज़ी सब्जियां हैं ना, तो वो सारी सब्जियां बिक जाए और पैसे में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि उसकी एक्सचेंज वैल्यू तो है, लेकिन वो सही समय पे बिकेगी तो वो वेल्थ है, ठीक है। नहीं तो वो आपकी हेल्थ ख़राब कर देगी अगर नहीं बिकी तो। वो अगर नहीं बिकी तो क्या होगा? वो सारा जो आप कैलकुलेट करके बैठे थे कि ये हमारा वेल्थ है, वो आपका वेल्थ नहीं कहलाएगा। समझ में आया? Now shares are also wealth. Food grains which are produced by a farmer are not wealth if they perish in a very short time. Again, food grains जो है, अनाज जो है, अगर कुछ समय में ही अगर वो बिगड़ जाता है, वो पेरिशेबल गुड्स हैं अगर, तो फिर वो वेल्थ नहीं है। Likewise, labor of a laborer is also not called wealth, क्योंकि सही समय पे जो लेबर है, जो मेहनत है, वो हो गई तो ठीक है। अगेन, लेबर ऑफ अ लेबरर वो भी वेल्थ नहीं है, क्योंकि लेबरर के पास, जो मज़दूर है, उसके पास वो हमेशा मेहनत स्टोर होके रहने वाली, ऐसा नहीं है। However, if food grains can be stored in a cold storage for a long time and their market value increases in future, then those become, क्योंकि देखो अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है भाई, आ चुकी है। अब आप जो चीज़ें 2 दिन में ख़राब हो जाती थी, शायद आप उसको महीना भी चला सको, ठीक है। पनीर वगैरह चलता ही है अमूर का, ठीक है, कि आप उसको महीना चला सकते हो। फिर मैंने बीच में ऐसा था कि घर के अंदर एक बार मेरी मम्मी ने बोला लस्सी का एक वो मस्ती लस्सी आती है, तो वो लेके आना। तो मैंने आज तक, क्योंकि मैं कंज्यूम नहीं करता हूँ, तो मुझे पता नहीं है उसका डेट्स वगैरह, लेकिन फिर मैं एक उठा रहा था, तो मैंने बोला देखता हूँ एक और ले लूँ। फिर लेकिन मुझे ध्यान आया कि ये तो फिर पेरिशेबल गुड्स है, भले फ्रिज में पड़ा होगा, लेकिन फिर मैंने उसका डेट देखा तो आई थिंक 3 या 9 महीने चल रही है, एटलीस्ट 3 तो था, ठीक है। तो फिर मैंने 4-5 उठा ली कि भाई वैसे चलेगी तो जल्दी गंदी नहीं होने वाली है। तो आजकल जो कोल्ड स्टोरेजेस आ गए हैं और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ आ गई है, उसने डेफिनेशन पेरिशेबल गुड्स का चेंज कर दिया है। जो चीज़ें पहले 2 दिन में ख़राब हो जाती थी या 1 ही दिन में ख़राब हो जाती थी, वो आजकल महीना भी, महीने भी चलती है, ठीक है। तो अगर आप कोई चीज़ ऐसी बना रहे हो जो फ्यूचर में भी आपको लाभ दे रही है, तो वेल्थ है, और पेरिशेबल है तो वो वेल्थ नहीं है। हैंस न्यू टेक्नोलॉजी कैन रीडिफाइन वेल्थ। इसलिए जो नई टेक्नोलॉजीज़ मार्केट में आजकल आ चुकी है, उसने वेल्थ का डेफिनेशन चेंज करके रखा है। नाउ टाइप्स ऑफ वेल्थ, देखो इंडिविजुअल वेल्थ है और सोशल वेल्थ है। इंडिविजुअल वेल्थ मतलब वो जो वेल्थ हमारी खुद की है, जो हम सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और सोशल वेल्थ का मतलब होता है सोसाइटल वेल्थ, समाज की वेल्थ, मतलब इसका जॉइंट कंजप्शन होता है, ठीक है। अब इंडिविजुअल वेल्थ में आप एग्जांपल कुछ भी ले सकते हो, टीवी, फ्रिज, बाइक, कार वगैरह, घर, आपकी खुद की ज्वेलरी वगैरह, ठीक है। और सोसाइटल वेल्थ के लिए आप ले सकते हो डैम, जैसे डैम बना हुआ है, ठीक है, तो वो सबकी वेल्थ है, सब लोग यूज़ कर सकते हैं। या जैसे सोसाइटी का गार्डन वगैरह था जो कल हमने देखा था। फिर नेशनल वेल्थ का मतलब जो किसी एक कंट्री को बिलोंग करता है, जैसे हमारी कंट्री के अंदर जो रिवर्स हैं, ठीक है, वो नेशनल वेल्थ में आ गया। रिवर्स है, माउंटेन्स है, लिटरेचर्स हैं, स्क्रिप्चर्स हैं। और जो
इंटरनेशनल वेल्थ है मतलब जो वर्ल्ड को बिलोंग करता है, ठीक है। इंटरनेशनल वेल्थ मतलब पूरी दुनिया उसको यूज़ करती है, जैसे ओशियंस, समुंदर किसी एक का नहीं है। समझ में आया? देन अब आ जाओ वेलफेयर पे। देखो, वेलफेयर मीन्स एनहेंसमेंट ऑफ लाइफ सिचुएशंस। आपकी लाइफ बदल रही है, लेकिन लाइफ बदलती है पैसे से, वेल्थ से बदलती है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड ओवरऑल स्टेट ऑफ इम्प्रूवमेंट। द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर इज यूज्ड बाय ऑल फिलोसॉफीज फ्रॉम स्पिरिचुअल साइंसेस टू इकोनॉमिक्स। तो बोला गया है जब आपके लाइफ में आपका रहन सहन बदलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बदलता कैसे है? पैसे से बदलेगा, एम्यूनिटीज़ से बदलेगा। लेकिन वो एम्यूनिटीज़ का मतलब फैसिलिटीज, सुविधाएं। सुविधाएं आपके लाइफ के अंदर कहाँ से आएगी? पैसे से आएगी, वेल्थ से आएगी। मतलब आपका वेलफेयर टोटली वेल्थ के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर अल्टीमेटली डन विद द पर्पस ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइफ। आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हो, एसी के अंदर कर रहे हो या पसीने बहा के कर रहे हो, जो भी कर रहे हैं हम लोग, वो सारा का सारा कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट चाहते हो। वेलफेयर कैन बी मेजर्ड क्वांटिटेटिवली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ग्रोथ एंड क्वालिटेटिवली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डेवलपमेंट, ठीक है। तो वेलफेयर को हम लोग क्वांटिटेटिवली मतलब न्यूमेरिकली मतलब कार्डिनली मेजर कर सकते हैं ग्रोथ के मामले में, और डेवलपमेंट के मामले में उसे क्वालिटेटिवली। इन इकोनॉमिक सब्जेक्ट ऑफ वेलफेयर कैन बी स्टडीड एज इंडिविजुअल वेलफेयर एंड कलेक्टिव वेलफेयर। इंडिविजुअल वेलफेयर मतलब सिर्फ आपका ही ग्रोथ हो रहा है, आपका ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर जा रहा है, और जब हमारे नेशन का, हमारे समाज का, हमारी सोसाइटी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर जाएगा, जब उसे सारी सुविधाएं मिलेगी, तो वो हो गया हमारा कलेक्टिव वेलफेयर, ठीक है। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन वेलफेयर एंड वेल्थ, मैंने आपको पहले ही समझाया वेल्थ और वेलफेयर के बीच में क्या रिलेशनशिप है। एक मेन रिलेशनशिप है कि वेल्थ के बिना वेलफेयर नहीं होगा, ठीक है। आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिना पैसे के ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। जनरली व्हेन वेल्थ इंक्रीजेस, वेलफेयर इंक्रीजेस, एज मोर वेल्थ मीन्स हायर कैपेसिटी टू जनरेट मॉनिटरी वैल्यू, ठीक है। ग्रेटर पावर टू एक्सचेंज गुड्स और परचेजिंग पावर फॉर द ओनर एंड हैंस ग्रेटर वेलबींग। This is largely true in case of individuals. But when the wealth of nation increases in the form of the national income, the welfare of the people will increase only if this national income is equitably distributed among all the sections of the society and among all sectors. तो बोला गया है कि वेल्थ इंक्रीज होगा तो वेलफेयर इंक्रीज होगा, लेकिन ये इंडिविजुअल केस में, ठीक है, कि आपका पैसा इंक्रीज हुआ तो चलो आपका वेलफेयर भी हो गई। लेकिन भाई सोसाइटी में जैसे हमारा नेशनल इनकम इंक्रीज हो रहा है, तो नेशनल इनकम इंक्रीज हो रहा है, हमारे देश का इनकम इंक्रीज हो रहा है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग राइज हो गई। क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम हमारे लोगों से ही बनता है। मैंने पहले भी बोला है कि नेशनल इनकम हमारे लोगों से बनता है, लेकिन हमारे देश में क्या हर इंसान कमा रहा है? इक्वली कमा रहा है? तो फिर तो देश का अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि लोगों का भी डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक्स बोलता है सही मायने में हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट तब कहलाता है जब हमारे सिटीजन्स का डेवलपमेंट होगा तो, और सिटीजन्स का डेवलपमेंट होने का मतलब होता है कि सिटीजन्स का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर जाना चाहिए, रेज होना चाहिए। Besides, a nation's welfare also depends upon social and cultural formation, and hence there is now always a direct relationship between wealth and welfare in a there is a direct relationship between wealth and welfare. Wealth ऊपर जाएगा तो welfare ऊपर जाएगा, wealth नीचे आएगा तो welfare भी नीचे आएगा। Now guys, our next topic is trade cycle. ये बहुत important topic है, hard नहीं है but important है। ट्रेड साइकिल का मतलब होता है जो साइकिल एक चलती है, फेसेस ऑफ साइकिल होते हैं कि मार्केट में जनरली तेज़ी आती है, ठीक है, फिर मंदी आती है, मंदी लंबे समय तक चलती है, तो इनके कुछ फेसेस हैं, ठीक है। वो फेसेस आपको दे रखे हैं यहाँ पे कि मार्केट में पहले जैसे बूम आता है, बूम का मतलब होता है, सुन लो पहले, बूम का मतलब होता है तेज़ी, वही इन्फ्लेशन को बूम बोलते हैं। फिर बूम के बाद क्या आता है कि उसको तोड़ने के लिए सरकार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करती है, तो मंदी आती है जिसको हम लोग रिसेशन बोलते हैं। और रिसेशन जब लंबा समय चलता है तो उसे कहा जाता है डिप्रेशन, और डिप्रेशन के बाद फिर से होती है रिकवरी, ठीक है।
तो ये आपका ट्रेड साइकिल है। देखो पेज नंबर 16 पे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ गो थ्रू फेसेस ऑफ डायनामिक चेंजेस लाइक अ ह्यूमन लाइफ गोज थ्रू अ चेंजेस। तो बोला गया है जैसे ह्यूमन लाइफ के अंदर चेंजेस आते हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर भी डायनामिक मतलब एक्टिवली मेजर चेंजेस आते हैं। एंड सच चेंजेस आर ऑफ 4 टाइप्स। इरेगुलर चेंजेस मतलब जो चेंजेस रेगुलरली नहीं होते, कभी कभी होते हैं, ठीक है, उसे इरेगुलर चेंजेस कहा जाता है। फिर है सीजनल चेंजेस, जो सीज़न वाइज चेंजेस आते हैं, ठीक है, जैसे उत्तरायण के टाइम पे आपको पतंग और रील दिखेगी, फिर नहीं दिखेंगे। दिवाली के टाइम को आपको लाइट्स और पटाखे वगैरह दिखेंगे, स्वीट्स दिखेंगी, और फिर उतना नहीं दिखता है। लॉन्ग रन रेगुलर ट्रेंड, लॉन्ग रन मतलब लंबे समय के बाद जो चेंजेस आती है उसे हम लोग लॉन्ग रन, रेगुलर मतलब लंबे समय के बाद वो चीज़ आती ही आती है, फिक्स है। और फिर है लॉन्ग रन डायनामिक चेंजेस विच आर साइक्लिकल इन नेचर। बोला गया है लंबे समय के बाद चेंज आता है, लेकिन लंबे समय के बाद जो चेंज आएगा वो भी साइकिल के हिसाब से चेंज होता रहेगा, मतलब कुछ कुछ समय के बाद चेंज होता रहेगा। साइक्लिकल है। साइक्लिकल का मतलब क्या होता है, ऐसे घूमता रहता है, आएगा फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, वो साइक्लिकल होता है। सबसे पहले है इरेगुलर चेंजेस। सी दीज आर एक्सीडेंटल चेंजेस, ये कभी कभी होती है, अचानक हो जाती है। ये रेगुलरली आएगी आप ऐसा बोल नहीं सकते, ठीक है। जैसे हम लोग सीज़न के हिसाब से बोलते हैं भी बारिश आएगी, ठंडी होगी, गर्मी होगी, ठीक है, ऑटम आएगा, ये सब क्या है, ये फिक्स चेंजेस है, सीजनल चेंजेस है, हमें पता है कि इसके बाद ये ऐसा होने वाला ही है। और इरेगुलर चेंजेस में क्या होता है भाई, जो चेंजेस अचानक आ जाए, सर्टेन नहीं होता, अनसर्टेन होता है। दीज आर एक्सीडेंटल चेंजेस विच अकर इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। रेगुलरली ये नहीं आता। एग्जाम्पल जैसे फ्लड्स आ गए तो उसकी वजह से आपकी एक्टिविटीज़ रुक जाती है। पिछले साल बिपरजॉय आया था, तूफान आया था, तो 5 दिन के लिए एक्टिविटीज़ रुक गई थी काफ़ी लोगों की। स्टॉर्म्स, फायर एंड सो ऑन। सच एक्सीडेंट्स इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द शॉर्ट रन एंड द समटाइम्स इन द लॉन्ग रन। तो कम समय में तो आपका इफेक्ट आएगा ही, और लंबे समय में भी उसका इफेक्ट आपको दिख सकता है। These changes may generally occur and or have their impact in some sectors or some regions of an economy only. For example, only in the agriculture sector or only in the industrial sector. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये आपको हर जगह चेंजेस दिखेगा, ठीक है, मतलब हर सेक्टर में आपको दिखेगा। हो सकता है किसी पर्टिकुलर सेक्टर में ही आपको चेंज दिखे। इसके बाद है सीजनल चेंजेस। See, these changes regularly occur in economic activities with changing seasons. ठीक है, ये जो चेंजेस आते हैं ये चेंजिंग सीजन के साथ, नाम ही है इसका सीजनल चेंजेस। हर सीजन में आपको अलग अलग चेंज दिखेगा ही। फॉर एग्जाम्पल, डिमांड फॉर सर्टेन गुड्स चेंजेस बाय सीजन्स एंड अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट में चेंज। तो होता है ना, जैसे सीज़न चेंज हुआ, बारिश का सीज़न आया तो छाते और रेनकोट वगैरह जो है वो उसका ज़्यादा, तालपत्री वगैरह ज़्यादा यूज़ होती है, तो उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा हो रही है। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो लेबर ज़्यादा चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, उनकी इनकम जनरेट होगी, लेकिन कुछ समय तक। फिर क्या होगा, सीज़न चेंज, अगेन डिमांड चेंज, अगेन प्रोडक्शन चेंज, अगेन एम्प्लॉयमेंट चेंज, अगेन इनकम चेंज, ठीक है। तो कुछ लोगों को पर्टिकुलर सीज़न में जिनको वो काम आता है उनको काम मिल रहा है, फिर सीज़न बदला, दूसरे लोगों को काम मिल रहा है, ठीक है। देन लॉन्ग रन रेगुलर चेंजेस। सम चेंजेस अकर इन अ गिवन डायरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रेंड। दीज आर डायरेक्शनल चेंजेस विच अकर इन एन एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, सम रेगुलर सेल्स ट्रेंड, मतलब काफ़ी समय के बाद सेल्स के अंदर ट्रेंड किसको बोलते हैं पता है, लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन को ट्रेंड कहा जाता है, याद रखना। ट्रेंड का मतलब ही 2-3 महीने में चेंज हो जाता है, दैट इज़ नॉट एक्चुअली अ ट्रेंड। ट्रेंड का डेफिनेशन है लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन। लॉन्ग टाइम के बाद जो चेंजेस आती हैं, तो लंबे समय के बाद जब सेल्स में चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, दैट इज़ अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड। नाउ cyclical changes, see dynamic fluctuations arising in an economy over its long run growth leading to a rise in growth of economic activities and fall are called trade cycle. तो बोला गया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर जो राइज और फॉल आता है उसको ट्रेड साइकिल कहा जाता है, ठीक है। द राइज एंड फॉल इन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज साइक्लिकल इन नेचर, और ये साइक्लिकल है, ये पैडल ऊपर गया फिर पैडल नीचे आना ही है, पैडल ऊपर गया फिर पैडल नीचे आना ही है। राइज और फॉल ये इसके नेचर में है। सम चेंजेस, सच चेंजेस अकर इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड ग्रोथ प्रोसेस ऑफ इकोनॉमीज ऑल्सो गोज थ्रू दीज चेंजेस।
and the study of these dynamic changes are called the trade cycles is very important in economics. Definition trade cycle का according to Hubler, trade cycle is an interval that embraces alternating periods of prosperity, मतलब good times, and depression, that is a bad time. तो ट्रेड साइकिल एक इंटरवल है जो ऑल्टरनेट पीरियड पे आता रहता है. कभी आपको प्रॉस्पेरिटी होगी, मतलब अच्छा चल रहा है, गुड टाइम्स, और कभी आपका डिप्रेशन चल रहा है, मतलब दैट इज़ अ बैड टाइम. कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं इसके, दे डेपिक्ट डायनामिक चेंजेस इन द इकोनॉमी, they depict the positive and negative changes in the economy. These arise because of several factors. Trade cycles have various phases and each phase does not last for a uniform period. तो उसके अलग अलग फेसेस हैं. भाई इन्फ्लेशन आया तो इन्फ्लेशन जितने समय तक रहा उतने समय तक ही मार्केट में मंदी होगी, कोई ज़रूरी नहीं है. उतने समय तक ही रिसेशन होगा, कोई ज़रूरी नहीं है. उतने समय तक ही रिकवरी होगी, कोई ज़रूरी नहीं है. ठीक है. See, a trade cycle has following 4 phases: boom, that is inflation, recession, depression and recovery. ठीक है. सबसे पहले है boom. See, this is a time period which economic activity reaches the maximum growth level in the given time period. तो ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी रीच कर जाता है मैक्सिमम ग्रोथ लेवल पे, मतलब प्राइस एकदम राइज हो जाता है. और प्राइस राइज कब होता है? जब आपकी तरफ से डिमांड ज़्यादा होती है. जब प्रोडक्शन कम होता है और मार्केट में किसी चीज़ का डिमांड ज़्यादा हो, प्रोडक्शन कम होगा, सप्लाई कम होगा. आपका प्रोडक्शन कम है तो सप्लाई कम होगा, और डिमांड अगर ज़्यादा है तो वो क्या करती है? वो प्राइस राइज करती है. एंड दिस प्राइस राइज इज़ अ इन्फ्लेशन. इस प्राइस राइज को इन्फ्लेशन बोला जाता है. लेकिन प्राइस राइज होती ही उसकी वजह से, जब डिमांड मार्केट में बहुत ऊपर चली जाती है, ठीक है, तब प्राइस राइज होता है. और डिमांड, खाली डिमांड ऊपर जाने से नहीं, सामने सप्लाई नहीं. जब सामने सप्लाई नहीं है, डिमांड ज़्यादा है, उसकी वजह से प्राइस राइज होता है. दैट इज कॉल्ड अ बूम और इन्फ्लेशन. सी, डिमांड्स हैव पीक्ड एंड सो हैव इनकम्स एंड प्रॉफिट. डिमांड बहुत ज़्यादा है तो इनकम भी बढ़ जाएगी, किसकी? सेलर की, और उसका प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा. दस दिस पीरियड इज़ ऑल्सो कॉल्ड पीक. इसलिए इसे पीक भी कहा जाता है, बूम भी कहा जाता है, इन्फ्लेशन भी कहा जाता है. फिर आता है मंदी. ठीक है. इन्फ्लेशन को तोड़ने के लिए मार्केट में ट्रांजैक्शंस रोके जाते हैं. तो जानबूझ के क्या होगा? मार्केट में एक तरह से डिमांड कम करवाई जाएगी. ठीक है. अब मार्केट में डिमांड कम करवाई कब जाएगी? जब आपकी जेब में पैसा नहीं होगा. या क्या करोगे आप? जानबूझ के सप्लाई कम कर दोगे. जितना सप्लाई हो रहा था उससे भी सप्लाई कम कर दोगे. अब सप्लाई कम होगा तो चीज़ें और भी महंगी हो जाएगी, और भी महंगी हो जाएगी. तो जो आलतू फालतू, जो बेकार में चीज़ें डिमांड कर रहे थे, उनकी डिमांड कम हो जाएगी. अब डिमांड जब कम होगी तो फिर से प्राइस लेवल कम हो जाता है. दिस पीरियड फॉलोज द पीरियड ऑफ बूम. ठीक है. ये पीरियड जो है ये बूम के बाद आता है. When economic activity peaks in a given period and investment and employment have reached the highest possible levels, a slowdown occur. जब इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है, एकदम प्राइस राइज हो गया, इससे ऊपर नहीं हो सकता है, इससे ऊपर नहीं हो सकता. एक हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, उसके बाद हल्का स्लो डाउन आता है. वो आना ही पड़ता है, नहीं तो डिमांड बिल्कुल बंद हो जाएगी. ठीक है. डिमांड स्लोस डाउन एंड इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट फॉलो. तो बोला गया है यहाँ पे कि डिमांड कम हो जाती है तो इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी. डिमांड कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगी ना, प्रोडक्शन कम हो जाएगा. आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रहा था? प्रोडक्शन के पीछे. इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा तो सामने क्या हो जाएगी? एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी. फॉल है. ठीक है. फिर है डिप्रेशन. The slowdown in the recession phase continues to cause a depression when all activities reach a minimum level under those circumstances. तो क्या हुआ? बूम को हटाने के लिए, इन्फ्लेशन को हटाने के लिए हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाने के बाद उसमें हल्का स्लो डाउन होता है. उस स्लो डाउन को हम लोग बोलते हैं रिसेशन. और वो रिसेशन जब लंबे समय तक चलता है और एक मिनिमम पॉइंट पे आ जाता है कि इससे नीचे नहीं जाएगा भाई, तो उसे हम लोग कहते हैं डिप्रेशन. और डिप्रेशन में लोग सही में डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं. द कॉन्फिडेंस ऑफ बायर्स, प्रोड्यूसर्स एंड इन्वेस्टर्स इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एट इट्स लोवेस्ट. तो यहाँ पे रिसेशन के अंदर सबका जो कॉन्फिडेंस है ना, बैठ जाता है, ठंडा हो जाता है, डिले हो जाते हैं लोग एकदम कि भाई कैसे चलेगा. तो मार्केट ठंडी हो गई एकदम. इन द फेस ऑफ रिसेशन कंज्यूमर्स स्टार्ट एक्सपेक्टिंग फर्दर फॉल इन प्राइजेस एंड रिडक्शन डिमांड, reduced demand in expectation of further price fall.
तो क्या होगा, रिसेशन के समय क्या होता है, देखो जब भाव नीचे जा रहा होता है ना तो कस्टमर और बैठ जाता है, वो और वेट करता है। जब कस्टमर देखता है ना लगातार भाव नीचे जा रहा है तो आज खरीदने की उसकी ताकत है, लेकिन अब रुक जाता है कि भाव और नीचे जाने दो, क्योंकि कंटिन्यू वो एक अंदाज़ा लगाता है कि भाई भाव नीचे जा रहा है और भी जाएगा, तो हम वेट करते हैं। तो हाल फिलहाल क्या होगा, प्रेजेंट डिमांड कम हो जाएगी, और प्रेजेंट डिमांड कम होगी तो वो नीचे अपने आप प्राइस को और नीचे लेके आएगा। With the fall in demand, production falls and employment falls, causing further reduction in the demand. Thus, depression is. तो क्या होगा, आपकी तरफ से डिमांड कम हुआ, डिमांड कम हो गई, प्रोडक्शन कम हो रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, इसलिए एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, इनकम कम हो रही है, लोगों की इनकम कम हो रही है, लोग डिमांड कम करेंगे। समझ में आया? और इससे ही आता है डिप्रेशन, इसी से डिप्रेशन हो जाता है। जब आपकी मार्केट में डिमांड कम हो जाती है, ठीक है, जब आप किसी प्रोडक्ट की डिमांड कम कर रहे हो तो उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, प्रोडक्शन के पीछे पैसा जाता है, जो बच गया मतलब इन्वेस्टमेंट कम हो गई। अब प्रोडक्शन कम हो गया तो आप लोगों को रख के क्या करोगे, तो एम्प्लॉयमेंट कम हो गया, एम्प्लॉयमेंट से जिन लोगों को आपने बाहर कर दिया उनकी इनकम कम हो गई, जिन लोगों की इनकम कम हो गई उनकी तरफ से फिर से डिमांड कम हो गई, तो मार्केट में डिमांड अच्छी खासी कम हो गई, तो क्या होगा, डिप्रेशन आ जाएगा। नाउ देयर इज़ अ फेज ऑफ रिकवरी व्हेन डिप्रेशन लास्ट फॉर सम टाइम, जब कुछ समय तक डिप्रेशन चला, ठीक है, द सप्रेस डिमांड स्टार्ट्स एमर्जिंग, जो डिमांड सप्रेस हो चुकी थी, अपने आप को बंद करके बैठी थी, ठीक है, वो एमर्ज हो जाएगी, खुल जाएगी। बहुत हो गया भाई, बहुत डिमांड कम हो गई, ठीक है, डिमांड का सप्रेस मतलब एक तरह से क्या हो रहा था कि यहाँ पे जब डिप्रेशन लंबे समय तक चल रहा था, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था तो डिमांड कम हुई सप्रेस्ड हो गई बहुत, ठीक है, सप्रेस हो गई। अब ये जो सप्रेस डिमांड थी ये खुली आखिर, क्योंकि लोग एक टाइम तक ही चुप बैठ सकते हैं, उसके बाद क्या है, अगेन वो डिमांड करेंगे। Government may try to boost investment and employment and certain times technological changes happen in the long run. तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट इस रिसेशन को, इस डिप्रेशन को तोड़ने के लिए क्या करेगी, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स डालेगी, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट डालेगी, एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलेगा क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शन करना होगा, ठीक है, गवर्नमेंट जो भी फैक्ट्री डालेगी, इंडस्ट्री डालेगी, उसमें लोग चाहिए, लेबर चाहिए, तो लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इनकम जनरेट होगी तो फिर से डिमांड आएगी। This leads to a recovery of demand, employment and investment. These types of cycles occurs in all economies and all economic activities in the long run. However, in market-oriented economies, these occur more openly while they may be suppressed by the state in the state-controlled economies. ठीक है, समझ में आया?